हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं जो कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अभी आपको फ़िलहाल के लिए क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ। क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करा दिए हैं। अगर आप उतना क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज़ कर लोगे बार बार तो आपका, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा एग्ज़ाम में। 15 मार्क्स का जो शिक्षण का क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी आप अच्छे से कर लोगे, और जो 15 मार्क्स का पैसेज से क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको आंसर करना है पैसेज को पढ़ के। आप वही ट्रिक फॉलो करना, आपको ज़रूर अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और रही बात व्याकरण की, तो व्याकरण भी मैंने काफ़ी कुछ करवाया है, जिसमें से आपको खाली पढ़ लेना है। मतलब अपनी बुक में भी उदाहरण देख लेने हैं उसी टाइप के, तो आपका उसी में से हो जाना है। इसके बाद देखिए, तो अभी मैं आपको, देखिए सेंटेंस हर कोई पढ़ेगा, वही क्वेश्चन फिर हर कोई पढ़ेगा, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं जिससे कोई आंसर मतलब करना है, जिससे हमको सॉल्यूशन मिलेगा, उस क्वेश्चन में जो शब्द आए हैं उसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो अभी लास्ट में मैं रिवीजन में खाली आपको फटाफट ऐसे ही करा दे रही हूँ कि आपको कम से कम जो उसमें वर्ड्स आते हैं थोड़ा मतलब टफ होते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीनिंग आपको समझ आएगा, तो आप आंसर खुद ब खुद कर लोगे। तो इसमें सबसे पहले भाषा शिक्षा के सिद्धांत, ये क्या है? अगर आपको भाषा शिक्षा के सिद्धांत आता है तो उसमें आपको बच्चों की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत विभिन्नता, ये सब आपको देखना है। ये सब देख के आपको टिक करना है, ठीक है। बच्चे की क्या क्षमता है, इसको ध्यान में रखकर ही शिक्षण किया जाता है। तो भाषा शिक्षा के सिद्धांत में आप ये सब चीज़ों को ज़्यादा देखोगे कि बालक की रुचि क्या है, मतलब वो रुचि लेकर पढ़ रहा है, किस चीज़ से वो रुचि लेकर पढ़ सकता है, या फिर प्रवृत्तियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, क्षमताओं, ठीक है, इन सबको ध्यान कैसे रखता है। और शिक्षण देते समय विषय एवं बालक दोनों को ही ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, ठीक है। तो किंतु मातृभाषा के साथ यह एक और विशेषता जुड़ी हुई है कि बालक जो है स्वयं ही अनुकरण द्वारा वातावरण से सीखना प्रारंभ कर देता है, ठीक। बालक जो है वो वातावरण से सीखना प्रारंभ कर देता है। मातृभाषा शिक्षण में बहुत ही इम्पोर्टेंट है मातृभाषा। अगर आपको मातृभाषा आएगी तो मातृभाषा शिक्षण में जिन सामान्य सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, उसमें देखिए पहला है अभिप्रेरणा एवं रुचि, ठीक है। रुचि का सिद्धांत ये क्या है? ये मातृभाषा शिक्षण के में जो सिद्धांत आते हैं वो हैं। तो सबसे पहला आता है अभिप्रेरणा एवं रुचि। तो बालक जो है क्या करता है, उसी विषय पर क्रिया में रुचि लेते हैं जो उनकी जन्मजात इच्छाओं को संतुष्ट करती है। मतलब जिस चीज़ पे बालक रुचि, उसी चीज़ में लेते हैं जो स्टार्टिंग से उसके साथ घटित होती चली आ रही है। और शिक्षा प्रणालियों का चुनाव जो है बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। जैसा बच्चा है, उसकी रुचि है, उसी के अनुसार जो है शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए। किसी वस्तु अथवा मॉडल या चित्र को दिखाकर बच्चों को जो है, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, ठीक। इसके बाद देखिए, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए भाषा शिक्षा अध्यापक जो है उसको क्या क्या साधन यूज़ करने चाहिए। अब साधन की बात देख लीजिए, कितने क्वेश्चंस कराए मैंने, बहुत सारे क्वेश्चंस पे कराए हैं कि पाठ को पढ़ाने से पहले पूर्व ज्ञान। अगर आपको सेंटेंस मतलब उसमें ऑप्शन में आता है पूर्व ज्ञान, तो फटाफट उसको टिक करना है आपको, क्योंकि पाठ पढ़ाने से पूर्व ज्ञान का पता लगाना चाहिए। और पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को भी अग्रसर करना चाहिए। मतलब पहले पूर्व ज्ञान करवाना चाहिए, उसके बाद नवीन, उनको नए
चीज़ें उसके आधार पर, जो पहले से उनको पता है उसके आधार पर नई चीज़ों को बताना चाहिए, जिससे वो अच्छे से सीखेंगे। पाठ को मनोरंजन बनाना चाहिए। ये सब अभिप्रेरणा एवं रुचि के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, बालक की रुचि एवं क्षमता के आधार पर प्रश्न पूछे। ऐसा प्रश्न पूछे जितनी उसकी क्षमता है, जिस मतलब क्लास का बच्चा है उसके आधार पर उससे प्रश्न पूछें। दृश्य श्रव्य उपकरणों का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और बच्चों को डांटना फटकारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उनसे सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और मतलब दंड तो देना ही नहीं है। ठीक है। दंड अगर आता है तो उस ऑप्शन को आपको तुरंत रॉन्ग करना है। अध्यापक अगर खेल द्वारा सीखना होता है, फिर अनुभव द्वारा होता है, ठीक, क्रिया द्वारा होता है, तो इसको आपको ज़्यादा जो है मजबूती से इस ऑप्शन को आपको लेना है, जिसमें जो है खेल, क्रिया या फिर अनुभव के द्वारा बच्चा जो है सीख रहा है। व्याकरण एवं रचना छात्रों को नीरस जान पड़ती है, तो इसमें निगमन विश्लेषण संश्लेषण इस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। निगमन मतलब नियम से उदाहरण की ओर, व्याकरण में। ठीक, व्याकरण की बात करी गई है। इसके बाद देखिए, सेकंड नंबर आता है साहचर्य सिद्धांत। साहचर्य सिद्धांत आता है। अभिप्रेरणा रुचि हो गया, अब साहचर्य सिद्धांत देखिए। ये क्या होता है, बच्चे जो है दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते ही हैं, इसके साथ ही साथ सीखे गए शब्दों को समझने के लिए साहचर्य होना जरूरी। साहचर्य मीन्स जैसे कि बच्चा अपनी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो मम्मी जैसे बर्ताव कर रही है, मतलब मम्मी जो है बोल रही है, उससे बच्चा क्या है, उससे सीखेगा, उनसे सीखेगा, पापा से सीखेगा, मतलब अपने आसपास के लोगों का अनुकरण करके सीखता है। साहचर्य वही है। ठीक है। तो और फिर क्या करता है, धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने लगता है, अनुकरण कर करके उसके बाद वो चीज़ों को समझने लगता है। इसके बाद देखिए, आवृत्ति का सिद्धांत आ गया। आवृत्ति का क्या सिद्धांत है, इसमें क्या करता है, सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराता है बच्चा, उतनी अधिक देर तक याद रहेगी। रिपीट करना, स्कूल में कुछ पढ़ाया गया, घर पे आके स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, घर पे आके उसको रिवाइज करेगा, तो वो चीज़ें कैसे उसको समझ आएगी, बहुत दिन तक उसको याद रहेगी। ऐसे रट्टा मारने वाली पढ़ाई नहीं, अभ्यास द्वारा, मतलब आवृत्ति, बार बार चीज़ों को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। और अब व्यक्तिगत विभिन्नता से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, व्यक्तिगत विभिन्नता में है क्या, जितने मतलब उसमें ऐसा आपको ऑप्शन ढूंढना है कि हर बच्चा कक्षा में यूनिक है और सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, कक्षा में जो है छात्र जो है वो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। किस प्रकार से, कोई छात्र अच्छा शुद्ध उच्चारण कर रहा है, कोई गलत उच्चारण कर रहा है, कोई लेख स्पष्ट नहीं कर पा रहा, मतलब अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। ठीक, कोई मतलब चुपचाप रह के मन में याद कर लेता है, कोई तेज तेज से बोल के याद करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, एक सरल रूप में अगर कहा जाए तो ये है व्यक्तिगत विभिन्नता। इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है वो सब बच्चों को अपने दिमाग में रखता है, मतलब सब बच्चों पे ध्यान देता है और उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करता है कि कौन सा बच्चा कितनी कठिनाई को सहन कर सकता है, किसको इजी तरीके से, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बताया जाए, किसको थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से बताया जाए। तो टीचर जो है सब चीज़ों का ध्यान रखता है। इसके बाद देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता आ गया। इसके बाद अनुपात और क्रम का सिद्धांत। ये क्या होता है, क्या इसमें क्या किया जाता है कि टीचर जो होता है वो भाषा सिखाने के लिए पाठ्यपुस्तक के 1-2 पृष्ठ पढ़ाता है। ठीक, 1-2 पृष्ठ पढ़ाया, उसके बाद उसको नियम बताए,
रचना कार्य देने के अतिरिक्त अपना कर्तव्य और कुछ भी नहीं देखो इसमें क्या होता है कि टीचर जो है 1-2 पार्ट पढ़ाया उसको, उसके बाद क्या किया, उसको नियम बता दिया। ठीक, नियम बताने के बाद रचना कार्य जो है दे दिया, और वो अब उसके अलावा वो कुछ नहीं समझता है। इससे क्या होता है कि शिक्षा जो है अधूरी रह जाती है। तो भाषा सिखाने के केवल व्यवहारिक उद्देश्य के लिए भी बोल कर समझाना, लिख कर समझाना और सुन कर समझाने की आवश्यकता है। ठीक, अनुपात और क्रम का सिद्धांत में ऐसा नहीं है कि टीचर कक्षा में गए, अपना भार झोंक दिया, काम खत्म। नहीं, जब आपको अनुपात और क्रम आता है तो इसमें एक के बाद एक, ठीक, क्रमिक रूप से कैसे पहले भाषा सिखाने में के लिए व्यवहारिक रूप से, कि बच्चा जो है व्यवहारिक रूप से सीख पाए, पहले बोल कर समझाएं, फिर लिख कर समझाएं, ठीक, फिर सुनकर समझाने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षण के 2 अंग हैं, पहला पढ़ना है और दूसरा सुनना है। ध्यान रखिएगा इसको। भाषा शिक्षण के 2 अंग हैं, पहला पढ़ना, दूसरा सुनना। अपने विचार को प्रकट करने की प्रक्रिया भी 2 प्रकार की होती है, जैसे पढ़कर और बोलकर। बोलता कैसे है? बोलता है तो दूसरे सुनते हैं, ठीक, और पढ़कर भी कर सकता है। और देखो, अगर ऐसी बात की जाए तो विद्यार्थी के सामने भाषा सीखने के 4 उद्देश्य हैं। पहला, दूसरों के मुख से सुनकर समझने की योग्यता। दूसरा, कोई बोल रहा है और वो क्या कर रहा है, सुनकर समझ रहा है। स्वयं बोलने की योग्यता, खुद से बोलने का प्रयास करेगा। फिर पुस्तक आदि को पढ़ने और पढ़कर समझने की योग्यता, तीसरी हो गई। चौथी क्या है, अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए सीखने की आवश्यकता। इसके बाद और यही क्रम जो है वो टीचर को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। अध्यापक का बोलना और विद्यार्थी का समझना, विद्यार्थी का अनुकरण करना, मतलब देख कर सीखना, अनुकरण करके सीखना, और बोलने का अभ्यास करना। विद्यार्थी का पुस्तक पढ़ना, शब्दावली आदि ज्ञान की वृद्धि करना। ये सब किस में आता है? ये सब अनुपात और क्रम में आता है, ठीक। ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद विद्यार्थी क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है, शब्दावली आदि को ज्ञान की वृद्धि करता है, व्याकरण सीखता है, समझने की योग्यता प्राप्त करता है, रचना द्वारा अपने विचारों को शुद्ध भाषा में प्रकट करने की कोशिश करता है। तो ये सब अनुपात और क्रम में आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जीवन के अनुभवों से संबंध। ये तो बहुत इजी सा है, आपको सेंटेंस से ही समझ में आ जाएगा। अगर आपको आता है क्वेश्चन में कि जीवन से अनुभव का क्या संबंध है, तो विषय वस्तु का बच्चों के अपने निजी अनुभव एवं दैनिक जीवन से संबंध रहता है, कि रोज़मर्रा की चीज़ें जो उसके साथ घटित हो रही हैं उसके साथ जो विषय वस्तु है उसका संबंध होता है। और इससे क्या होता है कि उसके दिन प्रतिदिन के जीवन में, उसके अनुभव में ये चीज़ें आती रहती हैं। और जब जीवन मतलब उसके व्यवहारिक चीज़ में जो चीज़ें घटित होती हैं, तब उससे अगर अध्यापक जो है उनको कुछ पढ़ाता है, उससे जोड़ कर पढ़ाता है, तो बच्चे उसको सरलता से सीख भी लेते हैं और उसमें रुचि भी लेते हैं, ठीक। बच्चों को उनको खेल खिलौने, पशु पक्षी, कथा कहानी आदि से शिक्षण का संबंध बनाते हुए टीचर को पढ़ाना चाहिए, ठीक। तो खेल खिलौने आ जाते हैं, मतलब अगर पॉजिटिव में पूछ रहा है, खेल खिलौने या फिर पशु पक्षी कहानी, ये सब के द्वारा जब शिक्षा होती है तो उसको किससे संबंध किया जाता है? जीवन एवं अनुभवों से संबंधित किया जाता है, ठीक। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण द्वारा शीघ्रता से बच्चा सीखता है। सीखने के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करता है जैसे कि उसके माता पिता है, फिर स्कूल में टीचर, ये सब लोग बोलते हैं, तो वो वैसा ही करने का, अनुकरण करने की कोशिश करता है। इसके बाद बोलचाल का सिद्धांत। इसमें क्या होता है?
वातावरण कैसा होता है, शांत होना चाहिए। और अध्यापक जो है सक्रिय होना चाहिए। और बालक जो है, देखिए बोलचाल के सिद्धांत में क्या होता है कि सभी को, मतलब टीचर जो है वो बच्चों को इस तरह का वातावरण दे कि बच्चा अपनी बात को बिना हिचक के वो अपनी बात को रख सके। ठीक, उसके बाद देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, छात्रों के सतत क्रियाशील रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछ जाता है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा मूक बधिर होकर बस खाली टीचर बोल रहा है बच्चे सुन। अगर ऐसा होगा तो आपको निगेटिव हो जाएगा, वो आंसर आपको रॉन्ग कर देना है। सबसे पहले आपको बच्चे पे फोकस करना है। बाल शिक्षण के समय छात्रों को लगातार जो है क्रियाशील रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि वो प्रश्न पूछें। ठीक, और जो भी स्कूल में कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होगा, वो क्रियाशील होंगे। उन पाठों का अभ्यास कराएं। मौखिक और लिखित कार्य देना चाहिए जिससे वो अपने भाव को व्यक्त कर सकें। इसके बाद देखिए, हो गया ना, क्रियाशील हो गया, बोलचाल भी हो गया। अब अभी अभ्यास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि पाठ जो है, यह मानना है कि पाठ जितनी तेज़ी से बालक याद करते हैं उससे तीव्रता गति से विस्मृत भी हो जाता है। मतलब अगर वो किसी को रट्टा मार रहे हैं तो उसको भूल भी जाते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि बच्चे को अभ्यास करवाते रहना चाहिए। अभ्यास से क्या होती है, विस्मृति रुकती नहीं है। विस्मृति, ध्यान रखिएगा, अगर अभ्यास का सिद्धांत आता है उसमें विस्मृति आता है तो वो विस्मृति क्या होती है, रुकती नहीं है। छात्रों के ज्ञान उत्तरोत्तर जो है वो बढ़ता ही रहता है। इसके बाद देखिए जीवन समन्वय का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्य सामग्री का संबंध उनके जीवन से अवश्य जोड़ना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें हैं पाठ में पढ़ाई जा रही हैं उसको जो है टीचर क्या करे, उनके जो जीवन है उससे अवश्य जोड़े। इससे क्या होगा, बच्चे जो है पढ़ने में रुचि लेंगे। इसी में ही आप एक चीज़ और देख लीजिए, जीवन समन्वय का सिद्धांत में निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं। इसमें बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति का विकास कराया जाता है। ठीक, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि उद्देश्य तो बहुत सारे होते हैं और हमें जो है बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति का विकास करना होता है। और प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। उद्देश्य पर आवश्यकता से अधिक बल देना अथवा किसी को बिल्कुल भी छोड़ देना ठीक नहीं। मतलब बैलेंस बनाकर काम करना चाहिए। ठीक, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लो लेकर नहीं आना है। इसके बाद देखिए अधिगम एवं अर्जन। इसको इजी वे में देख लीजिए। अधिगम क्या होता है, स्कूल में सीखता है बच्चा। अर्जन क्या होता है, घर में सीखता है। और घर से बच्चा जो है वो अपने घर से भाषा की एक जटिल भाषा को स्कूल में लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसे कुछ भी नहीं आता, उसे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। अर्जन क्या होता है, अर्जन जो होता है ये अनौपचारिक होता है। ऑप्शन में आता है अनौपचारिक, तो आप क्या लगाएंगे, अर्जन लगाएंगे। ठीक, और अधिगम क्या होता है, ये औपचारिक होता है। ठीक है, अर्जन में क्या कहता है, बच्चा अनुकरण करके सीखता है।
अधिगम में क्या करता है, बच्चों को नियम, व्यवस्थाएं, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। अर्जन घर में ही होता है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। अर्जन जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है और अधिगम जो होती है वो छात्रों के प्रति सोच, इसमें यह निहित होता है, मतलब अधिगम में ये निहित होता है कि शिक्षक की अपने छात्रों के प्रति सोच क्या है, बच्चे को क्या सिखाया जाना चाहिए। मतलब टीचर जो है वो बच्चे के बारे में, बच्चे को देखता है कि उसकी कितनी क्षमता है, उसको क्या सिखाया जाना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें निहित हैं, ये सब चीज़ें देखता है। ठीक, इसके बाद देखिए भाषा कौशल का विकास, ये दो तरह से होता है। भाषा कौशल होता क्या है, भाषा को मतलब व्यक्ति क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है, चिंतन का प्रतिफल है भाषा। चिंतन का प्रतिफल क्या होता है, भाषा कौशल होती है। भाषा कौशल का विकास कैसे होता है, भाषा कौशल का विकास जो है वो दो तरह से, पहला भाव प्रकाशन। ठीक, भाव प्रकाशन में बोलकर लिखकर। भाव प्रकाशन, भाव को प्रकाशित कर रहा है, मतलब किसी के सामने प्रदर्शित कर रहा है, तो कैसे करेगा, बोलकर करेगा और लिखकर करेगा। भाव को ग्रहण करना, सुनकर और पढ़कर करेगा। ग्रहण करेगा तो कैसे, कोई सामने वाला वक्ता बोल रहा है, वो सुन रहा है तो सुनकर उसको ग्रहण करेगा, और जब बुक पढ़ेगा तो बुक से पढ़कर भी वो अपने अंदर चीज़ों को ग्रहण करेगा। ये हो गया भाव ग्रहण। प्रकाशन में क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है बोलकर और लिखकर, और ग्रहण में क्या कर रहा है, वो अपने अंदर प्रवेश करवा रहा है। पाठन कौशलाभिवृद्धि विषयक विधियाँ, इसमें क्या आता है, पाठन कौशल में अभिवृद्धि करने की विधियाँ। भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है, पहले तो देखो इसमें क्या है, पहले श्रवण आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, भाषण आ जाएगा। ये रिवीजन क्लास है, ठीक है, ये सब आपने रट ली होंगी, बहुत पढ़ा होगा। लेखन आ जाएगा और पठन आ जाएगा। श्रवण, भाषण, लेखन और पठन, ये क्या है, ये 4 कौशल हैं। ठीक, 4 कौशल हैं ये। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, श्रवण कौशल, कथन कौशल, पाठन कौशल, लेखन कौशल। संस्कृत अध्यापक को ये करना चाहिए कि वह छात्रों को इन भाषा कौशल के विकास के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, जिससे कि वो पाठगत विचार एवं भाव को ग्रहण कर सकें। वाचन शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, चित्र देखकर बच्चा सीखता है, देखो और कहो, चित्र विधि है ये। अक्षर बोध विधि, वर्णोच्चारण विधि, वर्ण का उच्चारण करके वो अक्षर का ज्ञान करता है। ठीक, देखिए इसमें वाचन क्या है, वाचन है, वाचन ये क्या है, ये प्रथम विधि है। पठन कौशल जो है, पाठन कौशल का वाचन गद्य पाठ पढ़ाने का या प्रथम चरण है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें पहला होता है चित्र विधि। चित्र विधि में क्या किया जाता है, चित्र विधि में देखो और कहो, मतलब उस चित्र को देखा जाता है, देखने के बाद उसके बारे में चीज़ें अपने विचार से बताओ, ये फर्स्ट नंबर हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरे में क्या होता है, वर्णोच्चारण विधि होती है। वर्णोच्चारण विधि, इससे क्या होता है, वर्णोच्चारण विधि से अक्षर बोध होता है, अक्षर का ज्ञान होता है, अक्षर ज्ञान होता है वर्णोच्चारण विधि से। इसके बाद ध्वनि साम्य, ध्वनि साम्य
अनुध्वनि, अनुध्वनि विधि अनुकरण करके सीखी जाती है। इसके बाद भाषा शिक्षण यंत्र, अनुध्वनि, भाषा शिक्षण यंत्र। इसके बाद देखिए भाषा शिक्षण यंत्र के बारे में, संवेद पाठ, पाठ विधि। इसके बाद संगीत विधि। ये सब किस में आते हैं? ये सब पाठन कौशल अभिवृद्धि में आते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए पाठन कौशल अभिवृद्धि, पढ़ने के कौशल की अभिवृद्धि मतलब वाचन करने की। इसमें सारी चीज़ों में देखो कहीं लिखने की इसमें बात आई है? नहीं आई है। संगीत को सुनना, संवेद पाठ करना, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अनुध्वनि, ध्वनि, ये सब चीज़ें हैं ना। तो इस और उसके बाद देखिए पाठन कौशल के कई सोपान भी होते हैं। अध्यापक द्वारा आदर्श पाठ पढ़ाना, छात्रों द्वारा अनुकरण का पाठ करना, छात्रों द्वारा मौन पाठ करना। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई? पाठन कौशल के सोपान हैं। ठीक, तो देखिए ये सब में देखिए ऐसा मतलब इस चीज़ को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इसमें पाठ पढ़ा जा रहा है, इसमें लेखन की कोई बात नहीं हो रही है। और देखिए लेखन पाठन कौशल के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? पठन शिष्टाचार, आत्मविश्वास आएगा तो उसमें आप भी पाठन लगाओगे ऑप्शन में। शुद्ध उच्चारण करना, आरोह अवरोह, विराम, गति, अंग संचालन, हाव भाव, भाव के अनुकूल कार्य करना, पात्र के अनुकूल संवाद वाचन। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें हैं पाठन कौशल के मुख्य अवयव हैं ये। जैसे देखिए पठन हो गया, पठन शिष्टाचार हो गया, आत्मविश्वास आएगा तो उसमें भी आप जो है पाठन लगाओगे, आत्मविश्वास, शुद्ध उच्चारण। मतलब उसमें ऐसा कुछ ढूंढना, अगर आपको पाठन कौशल आता है, कौशल अभिवृद्धि आती है जिसमें जो है खाली ऐसे उच्चारण हो रहे हो, आत्मविश्वास हो रहा हो, भाव हाव भाव और भाव के अनुकूल, पात्र के अनुकूल संवाद वाचन हो रहा हो। ठीक है, शब्द को ढूंढने का प्रयास करना, शब्द को एग्ज़ाम में जब आप बैठना तो शब्द, ऐसे शब्द लेना जो पहले तो पॉजिटिव हो, बाल केंद्रित हो, और इसके बाद जो है क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा हो कभी कभी वो ऑप्शन में रिलेट करता है। मतलब वैसे तो हमेशा करता है लेकिन एकदम सामने से दिखता है कि वही शब्द यूज़ किया गया है ऑप्शन में। अगर 2 से 3 ऑप्शन में यूज़ किया गया हो तो पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करना, ऐसा। इसके बाद लेखन कौशल अभिवृद्धि में देखिए इसमें क्या होता है? सुडौल अक्षरों में सुंदर ढंग से लिखना, भाव उत्पन्न करना, स्वतंत्र आत्म प्रकाशन के लिए तैयार करना। ठीक, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं लेखन कौशल में। लेखन कौशल में सुडौल अक्षरों में लिखना। इसके बाद निरीक्षण व चिंतन शक्ति विकसित करना, प्रश्नोत्तर लेखन की योग्यता। पाठ पढ़ रहे हो उसमें जो प्रश्नों के उत्तर देना, ऐसा अगर ऑप्शन में आता है तो वो भी लेखन कौशल में आएगा। मातृभाषा में संस्कृत में तथा मातृभाषा में अनुवाद करने की योग्यता उत्पन्न करना। छात्रों की मौलिकता व सृजनात्मकता, सृजनात्मक क्षमता कैसे जो है विकास करेंगे? अगर मौलिकता सृजनात्मकता, ये सब किस में आता है? ये सब आएगा लेखन कौशल के अंतर्गत। ठीक, मातृभाषा में संस्कृत में तथा मातृभाषा में अनुवाद करने की योग्यता उत्पन्न करना,
अपने भावों को गति एवं औचित्यपूर्ण ढंग से संस्कृत में लिखने का कौशल उत्पन्न करना, संस्कृत अनुच्छेदों का शुद्ध अनुलेख और श्रुतलेख करने की क्षमता, ये सब किस में आते हैं? ये सब लेखन कौशल में आते हैं। ठीक, लेखन कार्य के रूप में पहले बच्चा क्या करता है? लेखनी पकड़ने का उचित आसन में बैठने का अभ्यास करता है, वर्णों तथा शब्द का लेखन करता है। पहले वर्ण पढ़ता है, फिर शब्द लगता है, फिर अनुच्छेद को लिखता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये सब क्या है? लेखन कार्य के एक रूप हैं। रिक्त स्थान, देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, मैंने आपको कराए हैं जो, उसमें देखिए लेखन कौशल में रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक, लेखन कौशल में आएगा। इसके बाद देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, वाक्य प्रयोग अभ्यास करवाना, वार्तालाप लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, जीवनी, ये सब चीज़ों को लिखना, ये सब आएंगी लेखन कौशल में। इसके बाद देखिए लेखन कौशल की विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ हैं? चित्र विधि, उद्बोधन विधि, सूत्र विधि, प्रश्नों के उत्तर देना, ये भी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद मंत्रणा विधि, ये सब लेखन कौशल के हैं। अनुकरण विधि, निरीक्षण विधि, तर्क वितर्क समझ लीजिएगा। ये सब क्या है? लेखन कौशल की विधियां हैं। लेखन कौशल, इससे आप ये ट्रिक लगाओगे जिसमें आप एक्टिव हो, मतलब हाथ के द्वारा एक्टिव हो, लिख रहे हो, सूत्र को लिखते हो, अनुकरण करके लिखते हो, निरीक्षण करते हो, प्रश्नों के उत्तर देते हो, ये सब लेखन कौशल में आएगा। लेखन कौशल ही तो सावधानियाँ क्या क्या होती हैं? विराम चिन्ह का ठीक से प्रयोग करना, विचारों को क्रमबद्धता होना, ये नहीं कि पीछे वाला आगे कर दिया, आगे वाला पीछे कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब क्रमबद्धता होनी चाहिए। कक्षा में बहुत सारे कार्य जो है वो अधिक से अधिक करवाए जाने चाहिए। वास्तविक ज्ञान का बोध कराना चाहिए। सुलेख के प्रति भी सजग करवाना चाहिए छोटे बच्चों को। इसके बाद देखिए उद्देश्य बताया ना, लेखन कौशल के क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, और विधियां भी बता दी कि लेखन कौशल की क्या क्या विधियां हैं। चित्र विधि, उद्बोधन विधि, सूत्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ये सारी विधियां किस में आ जाएंगी? लेखन कौशल की विधियों में आ जाएगा। ठीक, उद्देश्य बता दिया कि सुडौल अक्षर कैसे हो जाए, सुडौल होना चाहिए, सुंदर ढंग से लिखे होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए। स्वतंत्र आत्म प्रकाशन के लिए तैयार करना चाहिए, मतलब बच्चा जो है उसको स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए देना चाहिए ताकि उसकी अभिव्यक्ति अच्छी हो सके, लेखन, ये उद्देश्य में आ जाएगा। निरीक्षण व चिंतन शक्ति विकसित करना, प्रश्नोत्तर लेखन की योग्यता, मातृभाषा में संस्कृत में और मातृभाषा में अनुवाद करने की योग्यता उत्पन्न करना, भाव में गति और औचित्यपूर्ण ढंग से संस्कृत में लिखने का कौशल, संस्कृत अनुच्छेदों का शुद्ध अनुलेख और श्रुतलेख, ये सब किस में आ जाएंगे? उद्देश्य में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए संस्कृत शिक्षण की विधियाँ। अब संस्कृत शिक्षण की विधियों में क्या क्या आ जाएगा? संस्कृत शिक्षण की विधियों में परंपरागत विधि, बहुत सारी विधियां हैं इसमें संस्कृत शिक्षण की विधियों में। मतलब परंपरागत मतलब जो पहले से चली आ रही हो, परंपरागत विधि, व्याकरण विधि, व्याकरण विश्लेषण विधि। ठीक, ये सब किस में आ जाएंगी? इसी में आ जाएंगी। व्याख्या विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि,
अभी कल ही क्वेश्चन कराया था, उसमें प्रत्यक्ष विधि आई हुई थी, अर्भटीय विधि, कुछ नवीन शिक्षण पद्धतियाँ। तो आपको एग्ज़ाम में जो भी चीज़ आने वाला सब इसी में से आने वाला है, केवल आपको शब्द का अर्थ समझना है, भाव समझना है। संस्कृत शिक्षण की विधियाँ, इसमें देखिए पहली है प्राचीन विधि। प्राचीन विधि में क्या आ जाएगी? प्राचीन विधि में पाठशाला विधि आ जाएगी। प्राचीन विधि में पाठशाला विधि, मतलब प्राचीन समय में ये विधि चलती थी। परंपरागत विधि भी इसी को कहते हैं, पाठशाला विधि को ही परंपरागत विधि भी कहते हैं। जैसे बच्चे जो है शिक्षा लेने के लिए गुरु के आश्रम में जाते थे, वहाँ पर रुकते थे, वहाँ के नियमों को सीखते थे, ये सब इसमें आ जाएगा। अभी इसमें देखिए पाठशाला विधि के अंतर्गत मौखिक एवं अभिव्यक्ति विधि आ जाएगी, शिक्षण विधि। पारायण आ जाएगा, इसी में वाद विवाद आ जाएगा, प्रश्नोत्तर, सूत्र, कथा कथन, कक्षा नायक, भाषण विधि, व्याख्या विधि, व्याकरण विधि, ये सब अंतर्गत पाठशाला के अंतर्गत आएंगे। पाठशाला को ही क्या कहा जाता है? परंपरागत कहा जाता है विधि। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या आता है? देखिए नवीन विधि। इसके बाद देखिए नवीन विधि भी देख लीजिए। नवीन विधि में क्या क्या आएगा? नवीन विधि में पाठ्य पुस्तक विधि आती है। ठीक, क्या आती है? पाठ्य पुस्तक विधि आती है नवीन विधि में। इसके बाद प्रत्यक्ष विधि। पाठ्य पुस्तक विधि कैसे? इसमें एक चीज़ छूट गया है, सेकंड नंबर पे था व्याकरण। अच्छा, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है व्याकरण विधि, इसको चलो पढ़ाती हूँ बाद में। पहले ये नवीन विधि पढ़ लीजिए। इसमें पाठ्य पुस्तक विधि मतलब जो कक्षा है उसमें बच्चे के स्तर के अनुकूल जो है विषय वस्तु रखनी चाहिए। ठीक, कि बच्चा किस कक्षा का है और छात्र के जो आसपास का वातावरण है उस पे आधारित होना चाहिए। इसमें पहले तो मतलब अभी बच्चा छोटा है ना, प्राथमिक स्तर का है, तो वर्णमाला, छोटे शब्दों, वाक्यों और अनुच्छेदों का ज्ञान करवाया जाना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? कि शब्द भंडार में वृद्धि होगी। ठीक, बच्चा जो है वो शब्द को अधिक से अधिक जानेगा और जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी। ये हो गया पाठ्य पुस्तक विधि। अब प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको। ठीक, सुगम पद्धति या फिर निर्बाध विधि भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें भाषा को सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, ध्यान में रखिएगा। प्रत्यक्ष विधि में किसी भी भाषा को सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। मौखिक कार्य की प्रधानता दी जानी चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने पर प्रधानता देनी चाहिए। वस्तु और शब्द के बीच सीधा संबंध स्थापित करते हुए उसको पढ़ाया जाए, कि वस्तु और शब्द के बीच सीधा संबंध स्थापित किया जाए। ये हैं कुछ बिंदु। अब देखिए संस्कृत को संस्कृत माध्यम से और अंग्रेजी को अंग्रेजी माध्यम से, यही है प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड क्या है? कि अगर इंग्लिश की क्लास चल रही तो इंग्लिश में पढ़ाओ, संस्कृत की क्लास चल रही तो संस्कृत में पढ़ाओ। और इससे लाभ क्या होता है? शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक है ये, और स्वतंत्र रूप से संस्कृत में अपने विचारों को प्रकट करने की योग्यता का विकास होता है। अब विश्लेषण विधि देख लीजिए। अगर देखिए पर्टिकुलर, वैसे तो मातृभाषा को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक, अभी त्रिभाषा फॉर्मूला जो आया है नीति 2020 के तहत, उसमें मातृभाषा को अधिक प्रधानता दी गई है कि बच्चे जो है वो मातृभाषा में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड है, ये प्रत्यक्ष विधि है। इसमें जो तो यही है कि बच्चा जिस कक्षा में पढ़ रहा है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, वो उसी में पढ़ेगा। संस्कृत को संस्कृत माध्यम से और इंग्लिश को इंग्लिश मीडियम से। इसके बाद देखिए विश्लेषण विधि आ गई। प्रत्यक्ष हो गया, अब विश्लेषण विधि क्या होती है? इसमें पूर्ण से अंश की ओर, ये शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है विश्लेषण विधि। शिक्षक पहले क्या करता है? संपूर्ण पाठ की
वस्तु छात्रों के सामने जो है प्रस्तुत करता है, उसके बाद उसको छोटे छोटे अंशों में शिक्षण कराता है। व्याकरण व कथा करते समय इसका प्रयोग अधिक उपयोग होता है। इसके बाद लाभ क्या होता है इससे? विश्लेषणात्मक विधि से लाभ क्या है? इससे यह लाभ है कि एक साथ संक्षेप में विषय वस्तु प्रस्तुत करने से शिक्षण रुचिकर होती है। एक साथ संक्षेप में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है विश्लेषण विधि में, और छात्र सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। सूत्रों का अनुकरण किया जाता है। जो जैसे बहुत कठिन विषय है तो उसको क्या किया जाता है? सुस्पष्ट करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसको कितना सरल बना दिया जाए कि बच्चे इसको अच्छे से सीख पाएँ। इसके बाद व्याख्या विधि देख लीजिए। ये प्राचीन काल में होता था। व्याख्या जटिल अंशों व मुख्य भावों को स्पष्ट करने से यह आज भी अत्यंत उपयोगी है। व्याख्या विधि जैसे स्पष्टीकरण करना, कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड है उसको स्पष्टीकरण करना। डिफिकल्ट वर्ड को आप अपने शब्दों में उसको किस प्रकार से बच्चे के सामने रखते हो कि उसको आसानी से समझ में आ जाए, मन में कोई शंका नहीं रहती है। इसके बाद देखिए व्याकरण विधि। व्याकरण विधि क्या होती है? ये जो है भाषा शिक्षण करते समय इसका प्रयोग किया जाता है, और व्याकरण के द्वारा ही, व्याकरण को क्या कहा जाता है? भाषा की आत्मा कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन में अगर आएगा, कभी कोई क्वेश्चन में आ गया व्याकरण क्या है, अगर इसमें ऑप्शन में दिया है कि भाषा की आत्मा, तो इसको राइट आपको मानना है। इस व्याकरण विधि से लाभ क्या है? विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और संगति, इन 5 बिंदुओं पर ज्ञान होता है। इससे क्या होता है? व्याकरण विधि में विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, उत्तर पक्ष हो गया, तथा संगति। ठीक, इन सब का क्या किया जाता है? ज्ञान होता है, विस्तृत जानकारी होती है इसमें। अब इसके बाद देखिए इसमें एक और आता है हर्बर्टीय विधि। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में इसमें जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है ये। पहले इसमें हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में सबसे पहले प्रस्तावना आती है कि बच्चे को जो है पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। उसके पढ़ाए जाने वाले पाठ को जोड़ने के लिए कुछ सरल प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों से, जो कि उससे संबंध स्थापित करने में आसानी होती है, बच्चे से संबंध स्थापित करने में आसानी होती है कि बच्चा उस पाठ को कैसे सीख रहा है, किस तरह से सीख रहा है। इसके बाद देखिए उसमें क्या होता है? विषय स्थापना होती है, उद्देश्य कथन के साथ प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कुछ उद्देश्य होते हैं, उसके बाद उसमें प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तुलना की जाती है, सामान्यीकरण किया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए मूल्यांकन विधि आ गया। मूल्यांकन विधि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर्बर्ट पंचपदी का विकसित रूप है मूल्यांकन विधि। इसमें क्या किया जाता है कि शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक भी पाठ से संबंधित उद्देश्य का निर्धारण करता है। ये उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन विधि का। कैसे मूल्यांकन किया जाता है? उसके बाद पाठ्य वस्तु को भली भांति स्पष्ट करने के लिए शिक्षक जो है वो कुछ कुछ क्रियाओं को करता है, दृश्यश्रव्य सामग्री का उपयोग करता है, और छात्र का, ये शिक्षक का कार्य हो गया मूल्यांकन विधि में, और छात्र का कार्य क्या है? शिक्षक के साथ छात्रों का सक्रिय होना इसमें अत्यंत आवश्यक है। तभी तो बच्चा जो है टीचर ऑब्जर्व कर सकेगा। जब टीचर पूछेगा कुछ, बच्चा ऐसे बैठा रहेगा
तो उसमें परस्पर संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा और मूल्यांकन भी नहीं हो पाएगा। तो यह उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सोपान है। क्या? मूल्यांकन। उद्देश्यपूर्ण शिक्षण, उद्देश्यनिष्ठ, याद रखिएगा। मूल्यांकन क्या है? उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण सोपान है। प्रत्येक पाठ के अंत में मूल्यांकन प्रश्नों को स्थान दिया जाता है। इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, क्योंकि मूल्यांकन इसमें साथ साथ चलती रहती है। मूल्यांकन के बाद छात्रों को अभिप्रेरणा मिलती है। छात्र भी अपने में थोड़ा गर्व महसूस करता है कि हाँ, मैंने इतना कंप्लीट कर लिया अपना। उसको पुनर्बल दिया जाता है। ऐसे कोई बहुत बड़ा बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको शाबाशी दी जाती है। पुरस्कार के पुनर्बल के रूप में कुछ गिफ्ट देना, ये सब निषेध माना गया है, लेकिन आप सकारात्मक पुनर्बल उसमें आप दे सकते हो। शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार करने के उचित दिशा का ज्ञान होता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही, जिससे बच्चे का मूल्यांकन जो है वो अच्छे से नहीं होता है, बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है। व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण व पद्य शिक्षण और नाटक शिक्षण संबंध में विवेचन किया जा रहा है इसमें। इसके बाद देखिए व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण नवीनगत उपागम मूल्यांकन विधि थी। हाँ, नवीन विधि हो गई। नवीन विधि के बाद देखिए नवीनतम उपागम। नवीनतम उपागम में आता है सूक्ष्म शिक्षण उपागम आता है, आगमन उपागम आता है, समस्या समाधान आता है। देखिए इसमें सूक्ष्म शिक्षण आता है। सूक्ष्म शिक्षण पढ़ाया था आपको। सूक्ष्म शिक्षण, आगमन, आगमन में क्या होता है? आगमन में सबसे पहले उदाहरण आता है, फिर नियम आता है। आगमन में पहले उदाहरण आता है, आगमन पहले उदाहरण फिर नियम। निगमन में क्या आता है? पहले नियम फिर उदाहरण। ठीक, देखिए एक छूट गया था इसमें, व्याकरण अनुवाद विधि। ये भंडारकर विधि कहते हैं इसको, व्याकरण अनुवाद विधि। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति को विकसित किया था। इसमें क्या होता है? सबसे पहले व्याकरण पाठ को उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है। ठीक, व्याकरण पाठ की क्या की जाती है? उदाहरण के साथ व्याख्या की जाती है। उसके बाद व्याकरण नियम का बहुत सारा अभ्यास कराया जाता है। ठीक, अभ्यास के लिए नए नए शब्द बताए जाते हैं बच्चे को। इसके बाद क्या होता है? संस्कृत वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद तथा मातृभाषा के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर अभ्यास कराया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। व्याकरण अनुवाद विधि बहुत आता है आपके पेपर में। ठीक, इसके बाद देखिए अध्यापन कौशल देख लीजिए। इसमें क्या है? शिक्षक जो कार्य को सुचारू रूप से करने की क्षमता उत्पन्न करता है। 1 मिनट, नवीनतम उपागम चल रहा था ना, तो नवीनतम उपागम में हमने क्या क्या पढ़ा था? नवीनतम उपागम में सूक्ष्म शिक्षण उपागम था। सूक्ष्म शिक्षण उपागम क्या होता है? इसमें जो है कक्षा में अध्यापन के समय जो जटिलताएं होती हैं वो कम हो जाती हैं सूक्ष्म शिक्षण से। ठीक है, ये क्या करता है? जटिलताओं को ये ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें अध्यापन की जटिलता तथा विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देता है। ठीक, इसके बाद आगमन आ गया, फिर समस्या समाधान उपागम नवीनतम उपागम में आता है। प्रयोजन
कार्य आता है, दल शिक्षण आता है, पर्यवेक्षण अध्ययन उपागम आता है, कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण आता है, अभिक्रमिता अनुदेशन आता है, संग्रंथन उपागम, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक और उपचारात्मक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निदानात्मक और निदान करना, कहीं भी आपको कठिन दिखाई दे, कठिन शब्द दिखाई दे या फिर जटिल शब्द दिखाई दे तो उसको क्या किया जाता है, निदान किया जाता है। ये ऑप्शन आप लगाना, ठीक। इसके बाद व्याकरण अनुवाद विधि हो ही गया है। इसके बाद अध्यापन कौशल और व्याकरण शिक्षण। अध्यापन कौशल में क्या होता है, टीचर किस प्रकार से बच्चे को समझा रहा है, मतलब वो किस प्रकार से अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से करने, उसके अंदर क्षमता क्या है। इसके बाद देखिए इसमें इसी के अंतर्गत क्या आता है कि इसमें जो है अध्यापन कौशल में विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित करना चाहिए शिक्षक को, और पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का संबंध जोड़ना चाहिए, छात्र में जिज्ञासा को उत्पन्न करना चाहिए, और इसमें उदाहरण, दृष्टांत, प्रश्न, कहानी, दृश्य, सहायक सामग्री का जो है समावेश होना चाहिए। ये एक प्रेरणादायक कौशल है। पूर्व ज्ञान से संबंधित ज्ञान, क्रम भंग, प्रश्न एवं कथन युक्तियों की उपयुक्तता होनी चाहिए, प्रश्नों की प्रासंगिकता, तारतम्यता और संबद्धता होनी चाहिए, ठीक। इस कौशल की दक्षताएं क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। अन्वेषण प्रधान भी इसी के अंतर्गत आता है। छात्र के समक्ष समस्या प्रस्तुत की जाती है। अन्वेषण प्रधान क्या होता है, अन्वेषणात्मक आता है ना, अन्वेषण प्रधान प्रश्न। इसमें क्या होता है, छात्र के समक्ष जो है समस्या प्रस्तुत की जाती है। समस्या जो है वो शाब्दिक रूप में नहीं अपितु वास्तविक रूप में प्रस्तुत की जाती है, जिससे छात्र को अनुभव प्रदान किया जा सके कि समस्या प्रतिपादन, मतलब समस्या से निपटने के बाद छात्र समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। समस्या प्रतिपादन के बाद मतलब जब उनको समस्या मिलती है तो वो किस प्रकार से उससे जूझ सके, उसका समाधान कैसे कर सकें, उसके लिए कैसे प्रयास कर सकें, ये है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील होते हैं और छात्र को सीखने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाती है, ठीक। इसके बाद देखिए व्याकरण शिक्षण आ गया। व्याकरण शिक्षण में क्या होता है, व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत बिना व्याकरण की पहली बात तो भाषा नहीं सीखी जा सकती है अच्छे से, और भाषा के रहस्य को समझने के लिए व्याकरण का नियम बहुत ज़रूरी है। व्याकरण का नियम होगा तो जो है शिक्षा जो है उपयोगी हो सकेगी। इससे क्या होता है, व्याकरण शिक्षण में अनुशासन मिलता है। शब्द को किस तरह से रखा जाए, शब्द संरचना तथा वाक्य की जानकारी मिलती है। विद्यार्थियों में आलोचना प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। व्याकरण के द्वारा भाषा में शुद्धता आती है, ठीक। भाषा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाती है। उसके बाद विधियां देख लीजिए व्याकरण शिक्षण की। विधियों में तर्क करना, शास्त्रार्थ तर्क, तर्क वितर्क, पारायण विधि से भी व्याकरण शिक्षण में अभिरुचि पैदा होती है, ठीक। पारायण विधि से भी व्याकरण शिक्षण में अभिरुचि पैदा होती है। उसके बाद देखिए संस्कृत शिक्षण की सफलता है तो ध्यान देने में कुछ सुझाव। पहले तो थोड़ा देख लीजिए, इसमें जो है व्याकरण शिक्षण की विधि में प्राचीन विधि भी आती है। इसमें सूत्र विधि होता है, ठीक। पारायण विधि होती है। पारायण विधि क्या होती है, इसमें भली प्रकार से हृदयंगम करने का प्रयास होता है, मतलब चीज़ों को क्या करना होता है, अपने हृदय में मतलब एकदम फील करके चीज़ों को समझना होता है, समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें ऐसा होता है कंठस्थीकरण पर अधिक बल दिया जाता है। इसके बाद प्रश्नोत्तर वाद विवाद विधि, ये भी व्याकरण शिक्षण की ही विधियां हैं, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्नोत्तर वाद विवाद विधि, भाषा संसर्ग विधि, परंपरागत विधि, बताया था ना व्याकरण के नियमों को संस्कृत के ग्रंथों द्वारा सिखाया जाता था, ये परंपरागत विधि पहले की विधि थी। नवीन विधि में पाठ्य पुस्तक विधि आ जाएगी।
सहयोग विधि, आगमन निगमन विधि। बता दिए मैंने आगमन, ऐसे इसको थोड़ा मतलब एक इजी वे में लेना, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। निगमन में क्या हो जाएगा, नी से स्टार्ट हुआ है तो नियम से उदाहरण। अब इसी का उल्टा कर दो तो आगमन हो गया, अब ये उदाहरण से नियम हो गया। ठीक, इसके बाद संरचनात्मक विधि, छोटे छोटे वाक्यों के आधार पर विषय प्रस्तुतिकरण किया जाता है, सरलता से कठिनता की ओर बढ़ने में उपादेय होता है ये। अब संस्कृत शिक्षण की सफलता है तो ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव हैं। इसमें क्या होता है, विविध विधाओं से मध्य आई व्याकरणिक बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है। आगमन और निगमन दोनों प्रणालियों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। पुनरावृत्ति के लिए अभ्यास कार्य किया जाता है। ठीक, पुनरावृत्ति, बार बार आवृत्ति तो अभ्यास करना। दृश्य श्रव्य उपकरणों का उपयोग होता है। इससे क्या होती है, संस्कृत शिक्षण सफल बनता। अगर आपको बुक में क्वेश्चन में आए कि संस्कृत शिक्षण कैसे सफल बन सकता है, तो बताया ना, व्याकरणिक बातों को ध्यान आकर्षित करके, आगमन निगमन प्रणाली के द्वारा, पुनरावृत्ति के लिए अभ्यास करके, दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करके, विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग कर पाठ को रोचक बनाते हैं। बालकों की बौद्धिक क्षमता के अनुकूल ही पाठ्य वस्तु का चयन करना, जहाँ आवश्यक हो स्मरण के महत्व को समझाना, याद करना, कारक चिन्हों, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब का समुचित ज्ञान प्रदान करना। ये सब संस्कृत शिक्षण की सफलता है तो ध्यान देने योग्य कुछ सुझाव हैं। इसके बाद व्याकरण पाठ योजना निर्माण क्रम, इसमें क्या आता है, श्यामपट्ट पर लिखकर अभ्यास करना। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल पूर्व पठित ज्ञान। ठीक, उद्देश्य कथन, उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद देखिए व्याकरण के कार्य, भाषा का विश्लेषण करना। व्याकरण के कार्य में क्या आता है, भाषा का विश्लेषण। ठीक, अनावश्यक परिवर्तन, शब्दों के अशुद्ध रूपों से भाषा को बचाना, मतलब नियम का पालन करना, तभी तो अशुद्धता दूर होगी। अर्थात भाषा पर नियंत्रण, नियमों का निर्धारण, नियम आ गया मतलब आप व्याकरण ढूंढोगे। ठीक, अच्छे साहित्य की कसौटी पर खरे उतरना, आत्मविश्वास उत्पन्न होना। जब आपको नियम समझ में आ जाएगा तो आत्मविश्वास अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, इसके बाद भाषा विकास में सुनना एवं बोलने की भूमिका, ये देखेंगे। इसके बाद थोड़ा लिखित रचना भी देख लीजिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर है ना लिखित रचना। व्याकरण के कार्य के बाद क्या आता है, लिखित रचना आ गया। लिखित रचना में क्या होता है कि बच्चा जो है अपने भाव एवं विचारों को लिख कर अभिव्यक्त करता है। ठीक, और स्वतंत्रता पूर्वक लिखना। क्वेश्चन में पढ़ा था ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें कैसे स्वाकलन करके पढ़ना, आकलन, स्वरचना, स्वतंत्र रचना, ये सब जो है पॉजिटिव वर्ड आ जाएंगे। ये आएंगे तो आपको लिखने के लिए हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है। लिखित रचना शिक्षण के उद्देश्य, इसमें क्या होता है, भाव एवं विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्त की क्षमता का विकास होता है। यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसमें होता क्या क्या है, इसमें पत्र लेखन आ गया, पत्र लेखन, निबंध लेखन। अगर जहाँ आपको ये सब दिखता है वहाँ पर शिक्षण लिखित रचना हो जाएगी। ठीक, क्योंकि आप लिख रहे हो। आत्मकथा, वाक्य रचना, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब किस में, लिखित में आएंगे। लिखित रचना की आवश्यकता एवं महत्व। इससे क्या होता है, ज्ञान विज्ञान के सतत विकास एवं चयन का आधार है ये। इसकी आवश्यकता के महत्व क्या है लिखित की, तो इसमें ज्ञान विज्ञान के सतत विकास एवं चयन का आधार, सृजनात्मकता तथा ललित साहित्य के विकास का माध्यम है ये। सामाजिक व्यवस्था गठन सहयोग एवं, मतलब समाज में बच्चा
उठता बैठता है। तो अगर वो लिखित रूप से अपना विकास कर लिया होगा तो वो जो है अपनी बातों को रख सकता है। सहयोगम क्रियाकलापों का आधार है ये। सामाजिक व्यवस्था गठन सहयोगम क्रियाकलापों का आधार है। क्या? लिखित रचना की आवश्यकता एवं महत्व। इसके माध्यम से समाज परिवर्तन घर में संपर्क होता है। व्यक्ति का विकास सामाजिक क्षमताओं के विकास का आधार है ये। ठीक। भाषा विकास में सुनने एवं बोलने की भूमिका क्या है? भाषा विकास में सुनने एवं बोलने की भूमिका, बालक के भाषा विकास में सुनने एवं बोलने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव समाज की उन्नति का आधार है ये। बच्चा क्या करता है? भाषा रूपी साधन के द्वारा अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करता है। सबसे पहले सुनना आ गया। सुनने के बाद क्या आता है? सुनने के बाद बोलना आ गया। ठीक। चीज़ों को सुनेगा, सुनने के बाद अपने बोल कर क्या करेगा? अभिव्यक्ति करेगा। ठीक। उसके बाद इसमें क्या आता है? संस्कृत गद्य की विशेषताएं भी देख लीजिए थोड़ा सा, कि संस्कृत गद्य की विशेषताएं। गद्य शिक्षण विधि एवं प्रक्रिया। देखिए, उद्देश्य लेखन में क्या आ जाएगा? इसमें भाषा तत्वों का ज्ञान कराया जाता है। ठीक। उद्देश्य लेखन में भाषा तत्वों का ज्ञान। ठीक। ये किस में आता है? उद्देश्य लेखन में आता है। इसमें उच्चारण, वर्तनी व अर्थ की दृष्टि से प्रकरण में कठिन शब्दों को छांट कर लिखा जाता है। ठीक। उच्चारण, वर्तनी आदि चीज़ें इसमें शुद्ध की जाती हैं। ये किस में आता है? भाषा तत्वों का ज्ञान में आता है। भाषा तत्वों के ज्ञान में आता है। विषय वस्तु का भी ज्ञान कराना। विषय वस्तु का मतलब व्यवहारिक, वैज्ञानिक और सामाजिक, राजनीतिक, ये सारे जो पक्ष हैं इससे संबंधित होता है। इसके बाद देखिए, अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य, अर्थ को ग्रहण करना, ये भी उद्देश्य लेखन में आ जाएगा। अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य मतलब बच्चा लिखने के द्वारा, लिखने तथा वाचन, ये दो कौशल हैं, इनके द्वारा कैसे अभिव्यक्ति करता है। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, विविध विधाओं और प्रविधियों व दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा रुचिकर बनाया जाता है। मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा रुचिकर बनाया जाता है। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य होता है ये। गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। ठीक है। गद्य को पढ़कर उसमें रुचि उत्पन्न करना। कौशलात्मक उद्देश्य, क्या कौशल है? अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, ये सब किस में आते हैं? ये सब उद्देश्य लेखन में आते हैं। ठीक। उसके बाद एक गद्य शिक्षण विधि एवं प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? पाठों को सरलता से कठिनता के सिद्धांत के आधार पर विभक्त कर लिया जाता है। गद्य शिक्षण की विधियों में सरल से कठिन। ठीक। और उद्देश्य कथन के पश्चात पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उद्देश्य कथन कहने के बाद जो है पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। संपूर्ण पाठ को कई अनुयुक्तियां तथा इकाइयों में विभक्त किया जाता है। इसके बाद देखिए, इसी में गद्य की शिक्षण विधि एवं प्रक्रिया के अंतर्गत कठिन शब्दोच्चारण भी आ जाएगा, कि छात्रों के उच्चारण की दृष्टि से कुछ शब्द बहुत कठिन होते हैं, उसको क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट पर लिखकर छात्रों को उच्चारण करना चाहिए ताकि वो शुद्ध उच्चारण कर सकें। अनुकरण वाचन मतलब अच्छे अनुच्छेद को लिखकर उसको पढ़ना, अनुच्छेद का अनुकरण करके उसको पढ़ना चाहिए, अनुकरण वाचन हो गया। मतलब अध्यापक, टीचर जो है वो इस तरह का प्रयास करे कि छात्र को पढ़ने का अवसर मिले और सबके अलग अलग पैराग्राफ हों, एक पैराग्राफ नहीं हो। ठीक। अलग अलग तरह से पढ़ें। अशुद्धि संशोधन, अशुद्ध उच्चारण करें। अगर कोई छात्र जो है अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसको ठीक करना चाहिए। काठिन्य निवारण, कठिन शब्द जो हैं उसका भी निवारण करना चाहिए। इसके बाद आता है उद्बोधन विधि। देखिए यहाँ पर आता है उद्बोधन विधि। इसमें क्या होता है? शुरू की कक्षाओं में को पढ़ाते हुए मौखिक कार्य शुरू करने की एक विधि है ये। उद्बोधन विधि क्या है? मौखिक कार्य शुरू करने की एक विधि है। कठिन शब्द का अर्थ शिक्षक जो है वो स्वयं नहीं बताता है,
क्वेश्चन में आया था कि बच्चों को क्या करना चाहिए, कुछ भी मतलब अगर वो गलती मतलब ऐसे कठिन शब्द हैं तो उसको तुरंत नहीं बता देना चाहिए, पहले उनको खोजने का प्रयास करने देना चाहिए कि वो चीज़ों को, उस शब्द को वो खुद से खोजने का प्रयास करें, उसके बाद उन्हें चीज़ें बताएं। उद्बोधन विधि से लाभ क्या होता है कि पहले जो प्रारंभिक कक्षाओं में के लिए बड़ी उपयोगी हैं ये, इसमें स्मरण शक्ति और चिरस्थायी बनी रहती है। इससे क्या होती है, स्मरण शक्ति और चिरस्थायिता। जब वो खुद से जानेंगे तो कैसे चीज़ें याद रहती हैं। हम भी कभी कभी चीज़ें जब ढूंढते हैं, सुनते हैं, ढूंढ कर मतलब जैसे एक कहा जाता है ना कि मेहनत करने के बाद जब चीज़ें हमें मिलती हैं तो वो हमें हमेशा याद रहती हैं। तो इसीलिए अगर हम किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं तो वो हमेशा हमेशा याद रहती हैं, हमने कैसे मेहनत करके ये पाया था। इसी तरह ये भी होता है कि बच्चा जब करके सीखता है तो उसको चीज़ें बहुत दिन तक स्मरण रहती हैं। अनुवाद विधि देख लीजिए इसके बाद, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको कथन विधि भी कहा जाता है। अध्यापक की बिल्कुल सरल और साधारण विधि है ये, ठीक। अध्यापन की मतलब इसके द्वारा जो है अध्यापन कार्य बहुत सरल और सटीक तरीके से किया जाता है। इसमें जैसे कठिन शब्द हैं उसको उनके और अर्थ जो हैं उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है तथा उसे बताया जाता है। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, चाहे हिंदी को संस्कृत में, चाहे संस्कृत को हिंदी में करो। अनुवाद विधि से लाभ क्या है, नवीन शब्दों का ज्ञान होता है, ठीक। अनुवाद विधि से विधि प्रारंभिक कक्षाओं में उपयोगी है ये। उसके बाद देखिए अनुवाद विधि के बाद प्रयोग विधि आती है। अनुवाद विधि हो गया, अब देखिए प्रयोग। बच्चा करके सीखता है, प्रयोग करके जब चीज़ों को सीखता है तो वही प्रयोग विधि होती है, ठीक है। इसमें जो है वाक्यों में प्रयोग करके अर्थ जो है वो भली भांति समझाया जा सकता है। इसके बाद देखिए पद्य शिक्षण की विधियाँ हो गई। पद्य शिक्षण की विधि कैसी होती है, इसमें परंपरागत प्रणाली, व्याख्या विधि, खंडान्वय, गीत नाट्य आया था ना, देखिए इसको इम्पोर्टेंट रखिएगा। भाष्य प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, दंडान्वय प्रणाली, ये सब प्रणाली है। परंपरागत मतलब जो हमेशा से चली आ रही। भाषा अनुवाद विधि तथा अर्थबोध विधि भी कहते हैं इसको। किसको, परंपरागत प्रणाली को। ये देखिए ना परंपरागत प्रणाली। व्याख्या प्रणाली, व्याख्या करके बताया जाता है। इसमें परंपरागत प्रणाली के शब्दार्थ पर अध्यापक का ध्यान रहता था। व्याख्या प्रणाली में भावार्थ पर शिक्षक श्लोक का अन्वय करके, मतलब शिक्षक क्या करता है, श्लोक की व्याख्या करता है, अन्वय करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके वो जो है बच्चे के सामने प्रस्तुत करता है। गीत एवं नाट्य प्रणाली, ये प्रारंभिक कक्षाओं में बहुत उपयोगी है, ठीक। इसमें लय, ताल, संगीत के द्वारा बालक में विशेष रुचि उत्पन्न की जाती है, ठीक। शब्दार्थ पर ध्यान ज़्यादा न देकर अभिव्यक्तिकरण की नाटकीयता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके बाद देखिए नाटक शिक्षण आ गया। अब नाटक शिक्षण क्या होता है, नाटक शिक्षण में जैसे नेता और रस की दृष्टि से, नाटक शिक्षण मतलब कोई चीज़ नाटक के रूप में प्रस्तुत करना, ठीक। नाटक करके प्रस्तुत करना, उसके बाद उससे जो है अभिनय करके, अभिनय विधि, व्याख्या विधि, आदर्श नाटक करके सीखना, पात्र बनकर, ठीक। इसमें क्या जाती है, अभिनय विधि, व्याख्या विधि, आदर्श नाट्य विधि, ठीक। ये सब चीज़ें आती। अभिनय में क्या करते हैं, पात्र के अनुकूल बच्चा जो है खुद बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। जिस कहानी को मतलब जिस नाटक का अभिनय कर रहा है उसमें अलग अलग पात्र दिए होते हैं, तो ये अभिनय विधि, उसका अभिनय किया जाता है रंगमंच पर, ठीक। इससे क्या होता है, सीखने का अवसर मिलता है और नई नई चीज़ें जो है बच्चा ग्रहण करता है। व्याख्या विधि आती है इसमें क्या होता है, अध्यापक द्वारा नाटक की कथोपकथन भाषा शैली की व्याख्या की जाती है, व्याख्या विधि हो गई, ठीक। आदर्श नाट्य, इसमें क्या होता है, समस्त पाठ का वाचन शिक्षक ही उचित आरोह और अवरोह से पात्रानुकूल करता है, ठीक। नाटक के संवादों को इस ढंग से पढ़ता है कि प्रत्येक चरित्र का आभास छात्रों को हो जाता है, मतलब उसको फील करके नाटक करना,
इसके बाद देखिए क्या है, मूल्यांकन विधि है। मूल्यांकन विधि में क्या आ जाएगा, अधिगम परिस्थितियों तथा अधिगम अनुभवों के लिए उपयुक्त की जाने वाली सभी विधियों एवं प्रविधियों की उपादेयता है। मूल्यांकन द्वारा बच्चों के समस्त क्रियाकलापों का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षा में विशिष्ट उद्देश्य को व्यक्त करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। ये संशोधन में परिमार्जन करना, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको सही करना, पद्धतियों एवं विधियों का प्रयोग करके शिक्षा में प्रभावशाली बनाना। शैक्षिक उद्देश्य पाठ्यक्रम तथा अध्यापन तथा परीक्षण पद्धति को समन्वित करना। ठीक, त्रुटियों को बताना, मतलब आकलन करना उसका कहाँ कहाँ गलती हो रही है। वैयक्तिक विभिन्नताएं जो होती हैं क्लास में उसको संतुष्ट करना, अलग अलग बच्चा जिस जिस क्षेत्र से आया है उनकी अलग अलग समस्याओं को मूल्यांकन के द्वारा जो है उसको सही किया जाता है। शिक्षक एवं छात्र दोनों का अध्ययन, और सबसे सही एक बात है इम्पॉर्टेंट कि सतत मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसा, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद देखिए मूल्यांकन हो गया। पाठ्यपुस्तक का महत्व। पाठ्यपुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाठ्यपुस्तक जो होता है, मूल्यांकन देखिए, मूल्यांकन के बारे में थोड़ा और देख लीजिए। इसमें मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधियों में परीक्षण प्रक्रियाएं आ जाएंगी, स्व आलेख प्रविधियां आ जाएंगी। परीक्षण प्रक्रिया में क्या आ जाएगा, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, निष्पादन परीक्षा आ जाएगा। और स्व आलेख में प्रश्नावली, आत्मकथा, इंटरव्यू और व्यक्तिगत डायरी। ठीक, इसके बाद निरीक्षणात्मक प्रविधियां भी होती हैं और प्रक्षेपी मापन होता है। वृत्तांत अभिलेख निरीक्षणात्मक में आती है, जांच, सूची, निर्धारण, मापनी, समाजमिति विधि। प्रक्षेपी मापन, साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, टीएसटी, रोर्शर से धब्बा, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक, अध्यापन हेतु सहायक सामग्रियाँ क्या क्या होती हैं ये भी ध्यान दे दीजिए थोड़ा। इसमें दृश्य उपकरण होता है। दृश्य उपकरण में क्या क्या आता है, श्याम पट्ट आता है, चित्र आता है। ठीक, और दृश्य श्रव्य उपकरण में क्या आता है, जैसे रेडियो आ गया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अध्यापन सहायक सामग्री अध्यापन हेतु। इसमें पहले क्या आएगा, दृश्य आएगा, दृश्य उपकरण, श्यामपट्ट, चित्र। इसके बाद दृश्य श्रव्य में क्या आएगा, दृश्य श्रव्य में रेडियो आ जाएगा। ठीक, सॉरी, ये रेडियो जो है वो श्रव्य में आएगा। ठीक, श्रव्य में रेडियो, क्योंकि रेडियो में हम सुनते हैं ना। टेलीविज़न जो हो गया दृश्य श्रव्य में क्या आ जाएगा, टेलीविज़न। ठीक, टेप रिकॉर्डर ये भी श्रव्य में आ जाएगा। दृश्य श्रव्य भी बता दिया। इसके बाद क्या आएगा, पाठ्यपुस्तक का महत्व। पाठ्यपुस्तक का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें मनोरंजन, आत्मविश्वास, भाषा का अधिकार तो स्वाध्याय, मतलब खुद से पढ़ना, स्वाध्याय पाठ्यपुस्तक के द्वारा संभव है। पाठ्यपुस्तक के गुण क्या होते हैं, इसमें बहुत सी बातें विद्यार्थी कक्षा में भूल जाते हैं तो उसको घर पे जाके पढ़ते हैं तो उसको स्मरण आ जाते हैं, स्मरण में तीव्रता होती है। इसके बाद देखिए आ गया उपचारी शिक्षण। उपचारी शिक्षण क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुदेशन तथा तात्कालिक लक्ष्य, छात्र की समस्या तथा कठिनाई का निदान करना। अगर कठिनाई शब्द आता है ठीक एग्जाम में, तो उसमें तुरंत क्या करना, उपचार करना इम्पोर्टेंट है। भाषा अधिगम की समस्या एवं त्रुटियाँ, इसके बाद देख लीजिए। शुद्ध उच्चारण की क्षमताओं में वाचन योग्यता तथा शुद्ध वर्तनी का विकास होता है। यदि उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो लेखन में भी अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग होगा। ठीक, जिससे लेखन क्षमता एवं कौशल का विकास नहीं हो सकता। भाषा में शुद्ध उच्चारण
का सर्वाधिक महत्व होता है। ठीक, तो भाषा अधिगम की समस्या एवं त्रुटियाँ, इसमें क्या होगा कि जैसे कोई बच्चा अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, उसकी वर्णमाला में, स्वर में, ये सब चीज़ों में गलतियाँ हो रही हैं, तो उसको समस्या को देखकर उनकी त्रुटियों को सही करना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण क्या हो गया? निदानात्मक या व उपचारात्मक एक ही है। जैसे बच्चा जो है अगर कोई कठिनाई कर रहा है, उसके अंदर कोई कठिनाइयाँ हैं, वो ऐसा कोई चीज़ नहीं सीख पा रहा है, तो उसको क्या करना? उसको जानकर समझकर उसका निदान करना, यही निदानात्मक परीक्षण हो गया। इसके बाद उपचारात्मक परीक्षण क्या हो जाएगा? यही, मतलब निदानात्मक और उपचारात्मक एक ही है। बच्चे की कठिनाइयों का निदान करना। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षण विधियाँ, इसमें क्या आ जाएगा? बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। खेल विधि, बच्चा जो है खेल के द्वारा सीखता है। बोध प्रणाली हो गया। ठीक, बोध प्रणाली में क्या होता है? पाठन शिक्षण में अत्यधिक महत्व है ये। प्रारंभिक स्तर पर बोध प्रणाली का अर्थ है कि शिक्षा रूपी पठन क्रिया में लगे और समान पठन की दृष्टि से पठन क्रिया के वस्तुबोध, प्रतिफल, ज्ञान और कौशल में हो सके। इसके बाद देखिए आधुनिक परिप्रेक्ष्य हो गया। खेल प्रणाली, देखिए इसमें खेल प्रणाली, खेल खेल में बच्चा सीखता है। बोध प्रणाली, देखिए कैसे था क्वेश्चन में कि खेल के द्वारा क्या करता है? एक्टिविटी करके, मतलब अपने शरीर को का योगदान देकर सीखता है बच्चा। खेल प्रणाली हो गया। बोध प्रणाली, सामूहिक पाठन प्रणाली, समूह में बच्चा सीखता है तो जल्दी सीखता है। इसके बाद प्रश्नावली प्रणाली, प्रश्न के द्वारा, प्रश्न हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार अगर कठिन से कठिन विषय को भी समान रूप से प्रश्नोत्तर के रूप में बच्चों को समझ प्रस्तुत किया जाए तो उसे सहजता से समझ सकता है। क्विज हो गया, क्विज कंपटीशन करा के बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक, प्रश्नावली हो गई। पुनरावृत्ति, मतलब कोई भी चीज़ बार बार आवृत्ति करके दोहराते रहना, उससे सीखना। अभ्यास प्रणाली, पुनरावृत्ति, पढ़ाए गए विषय को दोहराते रहना, ये हो गया पुनरावृत्ति। और अभ्यास प्रणाली में क्या होता है? ये निरंतर अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से बच्चों के मनोभावों को अंतर्गत सार्थक शब्दों के कोशों को भरा जा सकता है। अभ्यास करा कर बच्चों को सिखाना। ठीक, तो देखिए अभी फ़िलहाल के लिए जितना हो सकता था मैंने करा दिया है आपको। आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, आपको काफ़ी कुछ इससे मिल जाएगा। और पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको क्या करना है? क्वेश्चन और आंसर दोनों को रिलेट करना है। क्वेश्चन में शब्द को ढूंढना। लास्ट में जिसने नहीं पढ़ा अच्छे से उसने वो क्या करेगा? वो क्वेश्चन जैसे कि आप उसमें पैसेज में ढूंढ रहे थे, गद्यांश पद्यांश में ढूंढ रहे थे, वैसे ही कुछ आंसर आपको 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे। जैसे हाँ, अगर एक से ज़्यादा शब्द हैं तो उसमें क्या करना है आपको? उसमें आपको पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है। सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम में आपको कल, अभी देखिए पेपर में एग्ज़ाम होगा, ठीक, OMR मिलेगी आपको और फिर आपको मतलब पेपर मिलेगा ना, तो क्या करना है? अगर उसमें निगेटिव है तो क्वेश्चन में जो निगेटिव है उसमें न समीचीनः ऐसा होगा, ठीक, असमीचीनः, तो उसमें क्या करना है? आपको राउंड मारना है ताकि आप गलती ना करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने खुद ने 1-2 क्वेश्चन में ऐसी गलती की थी, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप उस गलती को ना दोहराओ। तो आपको क्या करना है कि उसको क्या करना है? 1-2 मार्क्स ऐसे ही चले जाते हैं लोग, जो है ऐसे में 1-2 मार्क्स खो देते हैं। तो इसको क्या, उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए आपको जैसे कि निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव में राउंड मारना, फिर क्वेश्चन में ऑप्शंस में निगेटिव चीज़ें ढूंढो, ठीक, तो इससे आपको आसानी होगी। स्व आकलन, बच्चा खुद से आकलन करके सीख रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक, NEP 2020, NCF 2005, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मैंने पढ़ाया है आपको कई बार, तो उन सब चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है। वीडियो को देखिए, क्वेश्चन आंसर बार बार वही देखिए, वही आएंगे और कुछ भी नहीं आने वाला नया। और हाँ,
ये जो आज मैंने आपको वीडियो दी है इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही लाभदायक होगी ये आपके लिए। और फिलहाल कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको सुपर टेट और यूपी टेट के लिए कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप मैसेज करोगे और एग्ज़ाम के बाद ऐसे बैठ नहीं जाओगे। जिसका हो गया है अभी आपको पता चल जाएगा, एग्ज़ाम देके आओगे कल तो आपको शाम को जब आप आंसर मिलाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप पास हुए हो या नहीं। तो जो बच्चे मतलब ऑलमोस्ट सब पास कर जाएंगे तो क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है वो सुपर टेट के लिए लग जाएंगे तुरंत, क्योंकि वैकेंसीज आने वाली हैं। तो बैठना नहीं है, ताकि बहुत दिन से वेट हो रहा है इतने सालों से, ताकि जो है आपके एक भी मार्क्स ना कटें। और आपको जो भी कंटेंट चाहिए उसके लिए आप मैसेज में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। और टीईटी के लिए, यूपी टीईटी के लिए भी आपको पूरा मटेरियल वैदिक गुरु चैनल पर दिया जाएगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, इस चैनल को ग्रो कराइए। और आपको फ्री में सारी चीज़ें, सारे कंटेंट आपको सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और सही तरीके से कराए जाएंगे। तो इसलिए परेशान ना हो। और कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब अच्छे मार्क्स लेके आना और कमेंट में कमेंट ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।